Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। देखिए मैंने एक लाइन लिखी है, समझना सुनना थोड़ा सा, कि एग्ज़ाम जल्द होगा वापस तैयारी में जुट जाओ। यहाँ पर मनोविज्ञान का टेस्ट नंबर 57 है। इसका एक लॉजिक है मेरे पास। 20 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे संपूर्ण सिलेबस से। देखिए कुछ लोग कह रहे हैं कि एग्ज़ाम 2022 में होगा, तो ये सोच तो बिल्कुल भी यहाँ तक तो आपको जाना ही नहीं है। आपने देखा होगा एग्ज़ाम आगे क्यों बढ़ा है। एग्ज़ाम आगे बढ़ा है कोविड के कारण। वर्तमान में राजस्थान में 4000 केस भी नहीं आ रहे। ठीक है, कल की रिपोर्ट देखना आप, 17,000 से केस वापस 4,000 से कम हो गए हैं। तो आप समझ के देखिएगा, अगर ये केस रोज़ाना हज़ार पे नीचे आ रहे, तो यूँ मान के चलिए 7 दिन के अंदर अंदर ये केस 1000 से भी कम आएंगे। एक दिन में 500 के आसपास रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अगर इतने केस हो जाते हैं तो हर चीज़ शुरू हो जाएगी। हर चीज़ मतलब हर चीज़ सावधानियों के साथ में। तो एग्ज़ाम भी आपके 2022 तक की तो कोई संभावना नहीं है। एग्ज़ाम 2021 में ही होगा, और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा सितंबर अक्टूबर में एग्ज़ाम मैक्सिमम है, यहाँ तक जा सकता है। तो इसलिए आप तैयारी को अच्छे से रखिए। अगस्त में भी आपके हो सकता है एग्ज़ाम हो जाए, लेकिन कम चांस है अगस्त में। अगस्त से सितंबर में जाने के ज़्यादा चांस है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। टाइम ज़्यादा बचा नहीं है। 90% लोगों ने तैयारी छोड़ रखी थी। देखिएगा, मई निकल चुकी है लगभग, यूँ मान के चलिए जून है, जुलाई है, अगस्त है, 3 महीने मैक्सिमम मान के चलिए आप। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 1। बाल्यावस्था में बालक दृष्टिकोण अपनाना आरंभ करता है। कल्पनावादी दृष्टिकोण, यथार्थवादी दृष्टिकोण, सांसारिक दृष्टिकोण और इनमें से कोई नहीं। देखिए, बाल्यावस्था का मतलब होता है 6 से 12 वर्ष की उम्र का समय। 6 से 12 वर्ष की उम्र का जो समय होता है, इसमें बालक सांसारिक दृष्टिकोण नहीं अपनाता है, ना ही कल्पनावादी दृष्टिकोण अपनाता है, बल्कि बालक यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना आरंभ कर देता है। ठीक है, आरंभ करता है ऐसा पूछा गया है। यथार्थवादी मतलब वास्तविकता पर आधारित जो दुनिया होती है, ठीक है, ऐसा दृष्टिकोण बालक का यहीं से शुरू माना जाएगा। जबकि जो शेष अवस्था में वो कल्पनावादी दुनिया में रहता है। ठीक है, इसलिए यहाँ सेकंड विकल्प आपका प्रश्न नंबर 1 में बिल्कुल सही आंसर रहेगा, दूसरा विकल्प। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 पर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरक्षा प्रक्रिया है। प्रतिरक्षा प्रक्रिया क्या है? देखिएगा, प्रश्न नंबर 2 में पहला विकल्प है चेतन व्यवहार, दूसरा है न्याय संगत एवं तार्किक, तीसरा है प्रत्यक्ष विधि और चौथा है व्यक्तित्व का रक्षा कवच। तो साथियों देखिएगा, प्रतिरक्षा प्रक्रिया को अपन क्या करते हैं, हमारे सामने कई बार ऐसी स्थितियां आ जाती है कि हम उस चीज़ को कहीं ना कहीं एडजस्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा किसी एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं होता है, तो हम कहते हैं कि अब अरे यार हमें तो वो नौकरी नहीं करनी थी, कि अरे यार वो तो मेरा वहाँ पर ये सिस्टम कमरा ही गलत आ गया था, इसकी वजह से मेरा नंबर नहीं आया। हम कई प्रकार के तर्क देते हैं। तो इस प्रकार से जो प्रतिरक्षा प्रक्रिया है उसको व्यक्तित्व का रक्षा कवच कहा जाता है। हम कहीं ना कहीं अपने व्यक्तित्व को बचाने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो चौथा विकल्प है वही आपका राइट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 2 में। अब देखिए, न्याय संगत उसको हम नहीं कह सकते, इसलिए ये गलत हो जाता है। चेतन व्यवहार नहीं होता है, वो अचेतन व्यवहार होता है व्यक्ति का। प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं साथियों। तीसरा क्वेश्चन है, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि मीना उसे सीखने में अधिक समय लेती है। यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत और उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 3 में सही विकल्प का चयन कीजिएगा आप। तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। तो देखिए, कोई लड़की है सीमा नाम की जो हर पाठ को बहुत जल्दी सीख रही है, और एक लड़की है मीना नाम की जो सीखने में अधिक समय ले रही है। तो हम इसको व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत कहेंगे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में भिन्न होता है और प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में अलग अलग तरीके से सीखता है, सीखने में अलग अलग समय लेता है। इसलिए यहाँ पर आपका प्रथम विकल्प सही है प्रश्न नंबर 3 में। साथियों चौथा क्वेश्चन है, आदतें होती है जन्मजात, अर्जित, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो आदतों के बारे में तो क्या बताऊं, सभी जानते हैं, प्रत्येक व्यक्ति की कहीं कुछ ना कुछ आदतें ज़रूर होती है।
तो क्या समझते हो आप, जन्मजात होती है या अर्जित या दोनों? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा तो होगा ही नहीं, क्योंकि इनमें से कोई नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। देखिएगा, आदतें कब बनती है? जब हम किसी चीज़ के अभ्यस्त हो जाते हैं, बार बार उस क्रिया को दोहराते हैं, तब हमारी आदत उस चीज़ के प्रति पड़ती है। तो साथियों, हम कह सकते हैं कि आदतें अर्जित होती है, न कि जन्मजात। जन्मजात आदतें नहीं होती है, सोच होती है जन्मजात। तो आदतें तो अर्जित ही की जाती है। दूसरा विकल्प आपका प्रश्न नंबर 4 में सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। 5वां क्वेश्चन है, समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं? समस्या समाधान करने वाले बालक को, अंतर्मुखी बालक को, कुसमायोजित बालक को और निम्न बुद्धि लब्धि वाले बालक को। तो इनमें से समस्यात्मक बालक किसको कहा जाएगा? प्रश्न नंबर 5 का सही विकल्प बताइएगा। बताइए राइट आंसर 5वें क्वेश्चन का। देखिए, प्रश्न नंबर 5 में जो राइट आंसर है वो है तीसरा विकल्प, क्योंकि समस्यात्मक बालक का मतलब होता है जो कक्षा में अध्यापक के समक्ष समस्याएं उत्पन्न करता है, शिक्षण में समस्याएं उत्पन्न करता है, अन्य छात्रों को परेशान करता है, अन्य छात्रों को पढ़ाई में डिस्टर्ब करता है। इस प्रकार का बालक समस्यात्मक बालक कहलाता है। तो अंतर्मुखी बालक जरूरी नहीं है कि समस्यात्मक हो। समस्या समाधान करने वाले बालक को समाधान कर रहा ना हो तो फिर उसको हम समस्यात्मक नहीं कहेंगे। निम्न बुद्धि लब्धि जो रखता है बालक, ऐसा कुछ नहीं है कि वो समस्यात्मक हो। लेकिन एक जो कुसमायोजित बालक है, जो समायोजन नहीं कर पा रहा है, वो कक्षा में सर्वाधिक समस्या उत्पन्न करता है साथियों। इसलिए हम कह सकते हैं कि कुसमायोजित बालक को ही समस्यात्मक बालक कहते हैं। थर्ड विकल्प 5वें क्वेश्चन में सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो प्रश्न नंबर 6 है, किशोर अवस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली एक मुख्य समस्या है अभिप्रेरणा की कमी, सहयोग की कमी, अभिरुचि की कमी और समायोजन की कमी। तो किशोर अवस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप जो मुख्य समस्या होती है, उसको आपको बताना है। प्रश्न नंबर 6 में राइट आंसर। देखिए, 6ठे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो रहेगा आपके समायोजन की कमी। क्योंकि देखा होगा, किशोर अवस्था में अनेक बदलाव आते हैं। बालक एक विशाल संसार में पहुंच जाता है, वो अपनी इच्छाओं को पूरी करना चाहता है, स्वतंत्र रहना चाहता है। उसके शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं, सोच में परिवर्तन आता है। समाज को जिस प्रकार से देखता है वैसा समाज उसे दिखता नहीं है। वो हर जगह कुसमायोजित रहने लगता है साथियों। इसलिए हम कह सकते हैं कि विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली मुख्य समस्या होती है समायोजन की समस्या। चौथा विकल्प प्रश्न नंबर 6 में सही है। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 7 की। 7वां क्वेश्चन है, किशोर अवस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशेषता है तर्क के साथ समस्या समाधान की योग्यता में वृद्धि, सामाजिक जागरूकता की योग्यता में वृद्धि, कार्यों की गति में वृद्धि और घनिष्ठ मित्रता में वृद्धि। तो संज्ञानात्मक विकास की विशेषता इनमें से कौन सी है? प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर बताइए। 7वें क्वेश्चन का राइट आंसर है आपके प्रथम विकल्प। कैसे? क्योंकि संज्ञान का मतलब लिया जाता है ज्ञान से। किससे लिया जाता है? ज्ञान। और ज्ञान का संबंध मन मस्तिष्क से होता है। तो घनिष्ठ मित्रता सामाजिकता में आएगी, कार्यों की गति में वृद्धि शारीरिकता में आएगी, सामाजिक जागरूकता यहाँ पर वापस सामाजिक में आएगी। लेकिन तर्क के साथ समस्या समाधान कर रहे हो तो ये मन मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। इसलिए आपका प्रथम विकल्प सही है, क्योंकि ये तर्क के साथ समस्या समाधान करना यहाँ पर आपके मस्तिष्क या मानसिक विकास का श्रेय जाता है। प्रथम विकल्प 7वें क्वेश्चन में बिल्कुल सही रहेगा। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 8 की। निर्मितवाद अधिगम में शिक्षक की भूमिका है निष्क्रिय अवलोकनकर्ता की, सहजकर्ता की, कक्ष प्रशासक की और अनुदेशक की। तो निर्मितवाद अधिगम का नाम सभी ने सुन रखा होगा। निर्मितवाद अधिगम कहता है कि बालक जब सीखता है तो वो खुद क्रिया करके सीखेगा। अध्यापक का कार्य रहेगा सहजकर्ता के रूप में। किस रूप में रहेगा? सहजकर्ता। कि भाई अगर बालक को कहीं कोई परेशानी आ जाती है तो अध्यापक उसमें कुछ निर्देश दे दे या फिर कुछ चीज़ बता दे, इतना ही अध्यापक का कार्य रहता है। बाकी बालक खुद ही क्रिया करके
सीखेगा। दूसरा विकल्प 8वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं। 9वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का शिक्षकों के लिए निम्न में से कौन सा निहितार्थ है। अब विकल्पों को देखिए। छात्रों को पर्याप्त अभ्यास कराना चाहिए, उचित व्यवहार को पुनर्बलन देना चाहिए, प्रवृत्ति को रोचक बनाना चाहिए, और अंतिम विकल्प है विद्यार्थियों को बार बार प्रयत्न करने के अवसर प्रदान करना चाहिए। तो बताइए 9वें क्वेश्चन का राइट आंसर, फिर हम इसको दोबारा अच्छे से समझेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 9 में जो राइट आंसर है वो रहेगा आपके उचित व्यवहार को पुनर्बलन देना चाहिए। क्योंकि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत B.F. स्किनर के द्वारा दिया गया था। B.F. स्किनर ने 2 प्रकार के पुनर्बलन बताए हैं। एक तो यहाँ पर आपके धनात्मक पुनर्बलन बताया है और एक आपके ऋणात्मक पुनर्बलन बताया है कि व्यक्ति जब उचित व्यवहार करता है तो हम उस उचित व्यवहार के बाद में एक निश्चित मात्रा में पुनर्बलन दिया जाए व्यक्ति को, ताकि उस क्रिया को वापस दोहराया जाए। तो दूसरा विकल्प सही है। जैसे मान लीजिए कोई बालक है, प्रश्न के उत्तर दे रहा है, तो उससे हम कहते हैं ना कि शाबाश, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार के व्यवहार को ही हम पुनर्बलन की संज्ञा देते हैं। सेकंड विकल्प आपके 9वें क्वेश्चन में सही है। प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं। 10वां क्वेश्चन है NCF 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 व कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए। लिखित परीक्षण के आधार पर, मौखिक परीक्षण के आधार पर, लिखित एवं मौखिक परीक्षण के आधार पर और प्रेक्षण के आधार पर। तो 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए साथियों। प्रश्न नंबर 10 का जो सही आंसर है वो रहेगा आपके, एक बार आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए, फिर मैं आंसर बता देता हूँ। देखिए 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर है प्रेक्षण के आधार पर। NCF 2005 कहता है कि कक्षा 1 और कक्षा 2 मतलब सबसे छोटे बालक रहते हैं इस क्लास में, उन बालकों को आप मौखिक और लिखित परीक्षण के आधार पर मूल्यांकन मत करो, बल्कि उन बालकों का मूल्यांकन होना चाहिए प्रेक्षण, उनके व्यवहार को देखकर। प्रेक्षण का मतलब क्या होता है? देख करके, ठीक है, अवलोकन करके उनका मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि किस प्रकार का व्यवहार बालक कर रहे हैं, कैसी क्रियाएं कर रहे हैं, किस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर आपका चौथा विकल्प सही रहेगा 10वें क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। तो आपके प्रश्न नंबर 11, ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है सामाजिक विकास का, संवेगात्मक विकास का, मानसिक विकास का और शारीरिक विकास का। RBSC और NCERT की किताब में जब हम संवेग का टॉपिक पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक नाम प्रमुख रूप से आता है और वो है ब्रिजेज। ब्रिजेज ने संवेगों के अलग अलग प्रकार बताए हैं। तो यहाँ पर देखिए जो उत्तेजना है वो संवेग का ही भाग है, संवेगात्मक विकास का ही भाग माना जाता है। आपका जो सेकंड विकल्प है वही राइट आंसर है प्रश्न नंबर 11 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। 12वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहे साथियों, वाक्य पूर्ति परीक्षण का वर्गीकरण किया जा सकता है प्रक्षेपी परीक्षण के रूप में, प्रश्नावली के रूप में, अर्ध प्रक्षेपी परीक्षण के रूप में और अनुसूची के रूप में। तो वाक्य पूर्ति परीक्षण मैंने आपको अच्छी तरह से बताया था। व्यक्तित्व के मापन के लिए जो हमने प्रक्षेपी विधियां पढ़ी थी, उन प्रक्षेपी विधियों में एक विधि थी वाक्य पूर्ति परीक्षण, ACT, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, वाक्य पूर्ति परीक्षण, जो कि पाइन और टेंडलर के द्वारा दी गई थी। साथियों ये एक प्रक्षेपी परीक्षण है जिसके माध्यम से व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। जैसे इसमें कुछ वाक्य होते हैं जो मैं, मुझे, मुझसे इत्यादि जैसे शब्दों से आरंभ होते हैं, और वो वाक्य अधूरे होते हैं जिनकी पूर्ति व्यक्ति को करनी होती है। जैसे मैं जब दुखी होता हूँ तब फिर आगे रिक्त स्थान, फिर उसकी पूर्ति करनी पड़ती है। तो इस प्रकार का परीक्षण ही वाक्य पूर्ति परीक्षण कहलाता है। प्रश्न नंबर 13 पे आते हैं। यहाँ प्रथम विकल्प सही है। 13वां क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर की कक्षाओं के संदर्भ में सक्रिय भागीदारी का अर्थ है स्मरण करना, वापस बोलना और पढ़ना, अपने शिक्षक का अनुकरण करना, शिक्षक के प्रश्नों का उत्तर देना व प्रश्न पूछना और शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तर का अनुसरण करना। तो देखिए सक्रिय भागीदारी प्राथमिक कक्षाओं के संदर्भ में पूछी जा रही है। 13वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। आपके 13वें क्वेश्चन में जो सही आंसर है वो रहेगा तीसरा विकल्प, शिक्षक के प्रश्नों का उत्तर देना और प्रश्न पूछना, तभी एक्टिविटी मानी जाएगी। ऐसा नहीं है
कि स्मरण करना यहाँ पर सक्रिय भागीदारी में नहीं आएगा। अनुकरण करना सक्रिय भागीदारी में नहीं, सक्रिय भागीदारी में मतलब खुद की तरफ से भी कुछ चीज़ें करना, ठीक है, यहाँ पर एक्टिव रह के, सक्रिय रह के। तो प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं आप शिक्षक के द्वारा जो प्रश्न पूछा जा रहा है, और फिर उसके बाद में खुद भी प्रश्न पूछ रहे हैं, तो ये सक्रिय भागीदारी मानी जाएगी। तीसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 13 में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 की ओर। 14वां क्वेश्चन, अवधान के व्यक्तिनिष्ठ तथा आंतरिक निर्धारक है रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, उद्दीपक, वस्तु, प्रविधि, प्रकाश, चेतना, ध्वनि और पुरस्कार, दंड और प्रोत्साहन। देखिएगा, आंतरिक निर्धारक में हम ध्वनि और प्रकाश को नहीं रखेंगे। पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन बाहरी होते हैं। उद्दीपक बाहरी है, लेकिन रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति ये आंतरिक निर्धारक और व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक माने जाते हैं। अवधान मतलब ध्यान केंद्रण में। आपका प्रथम विकल्प यहाँ पर सही है प्रश्न नंबर 14 में। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। तो 15वां क्वेश्चन आपके है, बुद्धि के एकल कारण सिद्धांत के प्रवर्तक हैं स्पीयरमैन, थ्रस्टन, वाटसन और बिनेट। तो बुद्धि के सिद्धांत आप सभी ने पढ़ रखे होंगे। जो एक बार राइट आंसर बताइए प्रश्न नंबर 15 का। इसका जो सही आंसर है वो रहेगा बिनेट। बिनेट को बिने भी कहा जाता है, बिनेट भी कहा जाता है। तो बुद्धि का जो एक तत्व का सिद्धांत दिया गया है, बिने के द्वारा दिया गया है, वही एकल कारण सिद्धांत भी कहलाता है, जिसमें इन्होंने बुद्धि को एक विशिष्ट योग्यता माना है। निरंकुशवादी योग्यता का जो सिद्धांत है वो वाला। आपका फोर्थ विकल्प 15वें क्वेश्चन में सही है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? गतिक प्रक्रमण, विचार करना, समानुभूति देना और याद करना। तो देखिए, बुद्धि एक बुद्धि तो सामान्य बुद्धि होती ही है, और एक और बुद्धि होती है जिसको हम संवेगात्मक बुद्धि के रूप में जानते हैं। डेनियल गोलमैन का नाम सभी ने सुन रखा होगा। संवेगात्मक बुद्धि में इनका नाम चलता है। डेनियल गोलमैन ने सर्वाधिक विकास किया था संवेगात्मक बुद्धि के बारे में। देखिए, संवेगों से संबंधित हमारी जो भावनाएं हैं उनसे संबंधित बुद्धि ये होती है। तो गतिक प्रक्रमण ये तो शारीरिक हुई, विचार करना ये मानसिक हुई, याद करना मानसिक हुई, लेकिन समानुभूति देना ये संवेगात्मक बुद्धि के अंतर्गत आएगा। साथियों, 16वें क्वेश्चन में आपका जो थर्ड विकल्प है वही राइट आंसर है। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 17 की। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है? अभ्यस्तता, अधिगम, अस्थायी अधिगम और अभिप्रेरणा। 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। 17वें प्रश्न का सही आंसर तो देखिए, प्रश्न संख्या 17 में आपका जो सही आंसर है वो रहेगा अभ्यस्तता। अभ्यस्तता कैसे? कि कोई उद्दीपक आप निरंतर आप ले रहे हो, उससे व्यवहार में कोई अस्थायी परिवर्तन, अस्थायी मतलब जो परिवर्तन स्थायी नहीं होता है वही अस्थायी कहलाएगा, कुछ समय के लिए। तो उस परिवर्तन को हम अधिगम नहीं कह सकते, क्योंकि अधिगम में स्थायी परिवर्तन आता है, उसको अस्थायी अधिगम भी नहीं कह सकते साथियों। क्योंकि उसको देखिए, कोई उद्दीपक आप लगातार ले रहे हो और उससे कुछ परिवर्तन आता है अस्थायी, तो उसको अभ्यस्तता, हम उस चीज़ के आदी हो जाते हैं, ठीक है, आदी हो जाते हैं, ठीक है। वो चीज़ हमें, जैसे ड्रग्स वगैरह है, ड्रग्स लेते रहते हैं, उससे अस्थायी परिवर्तन होता है, अभ्यस्तता हमें हो जाती है, उसको छोड़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। फिर यहाँ पर आपका जो प्रथम विकल्प है प्रश्न संख्या 17 में वही राइट आंसर है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 18 की। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, स्वतंत्र शिक्षा, अतिरिक्त शिक्षा। तो निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए सरकार ने क्या कहा है? सरकार ने अतिरिक्त शिक्षा नहीं, स्वतंत्र शिक्षा नहीं, विशेष शिक्षा नहीं, बल्कि समावेशी शिक्षा कहा है। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है जहां पर सभी प्रकार के बालक एक साथ पढ़ते हैं, निःशक्त बच्चों को भी उन्हीं में पढ़ाया जाए, उसको ही समावेशी शिक्षा कहा जाता है। बिना किसी भेदभाव के सामान्य विद्यालय में सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाए। विकल्प नंबर 1 सही है 18वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। 19वां क्वेश्चन है साथियों, एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है उत्तरदायित्व की स्वीकृति, उचित संवेगों का प्रदर्शन, वैयक्तिक उद्देश्यों का प्रदर्शन और दूसरों के साथ संबंध बनाने की योग्यता। तो 19वें क्वेश्चन का सही विकल्प बताइए। प्रश्न संख्या 19 में कौन सा आंसर सही है? देखिए, आपके 19वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर है वो रहेगा तीसरा विकल्प, वैयक्तिक उद्देश्यों का प्रदर्शन। खुद के उद्देश्यों का प्रदर्शन करना ये कोई समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है।
बाकी आप उत्तरदायित्व को स्वीकृति प्रदान करते हो, उचित संवेगों का प्रदर्शन करते हो जहाँ जरूरत है वहीं पर, दूसरों के साथ संबंध बनाने की योग्यता आप में है, तो ये तो एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता होती है। लेकिन वैयक्तिक उद्देश्यों का प्रदर्शन करना समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं मानी जाती है। थर्ड विकल्प 19वें क्वेश्चन में सही है। अब आज का अंतिम और 20वां क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है साथियों। वीडियो जैसा भी आपको लगता है कमेंट में बताएं। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो बिल्कुल आप जो चाहो वो कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो एक छोटा सा लाइक जरूर करके जाइएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें आप मोटिवेट कर सकते हो। प्रश्न संख्या 20, रिक्त स्थान आगे है। में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। निर्माणात्मक मूल्यांकन में, योगात्मक मूल्यांकन में, निदानात्मक मूल्यांकन में, और इनमें से कोई नहीं। देखिए, निर्माणात्मक मूल्यांकन को तो रचनात्मक मूल्यांकन कहा जाता है, योगात्मक मूल्यांकन को संकल्पनात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। संकल्पनात्मक, संकल्पना नहीं, संकल्पनात्मक। तो और निदानात्मक मूल्यांकन में तो छात्रों की कमजोरियों का ज्ञान किया जाता है। तो साथियों यहाँ पर देखिए, सब सीखी हुई कुशलता मतलब सभी चीजें आ जाती है। संपूर्ण अवलोकन, तो संपूर्ण अवलोकन होता है आपके योगात्मक या संकल्पनात्मक मूल्यांकन में। सेकंड विकल्प सही है। जितने क्वेश्चन सही हुए हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।